हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर पर होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले जितने भी वीडियोस थे आप लोगों ने खूब सारा सपोर्ट किया, अपने दोस्तों से भी शेयर किया और एक जो भरोसा बना के रखा था कि सारी चीज़ें वीडियो में ही याद करवानी है, तो बहुत पॉजिटिव फीडबैक आए हैं आपके। तो उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश करंट अफेयर को लेकर प्रयास केएसजी की जो पीडीएफ है, अभी 1-2 दिन पहले ही ग्रुप में डली थी वो। तो इसके ऊपर डेडिकेटेड ये वीडियो होने वाला है और आप यकीन मानिए इसमें भी सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर ही शब्दतः याद हो जाएगी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इसी चैनल पर मैंने इस पीडी के लिए करंट अफेयर की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसका पहला पार्ट अपलोड हो गया। आप प्लीज़ जाकर उसको देखिए क्योंकि आपको एक एक शब्द उसी किताब में याद होगा। आपको पता है कि स्पीडी करंट रटना बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि बहुत सारे फैक्ट होते हैं और बिल्कुल एक जैसे नाम होते हैं। तो आप एक बार देखिए, आपको भरोसा आ जाएगा। और ये जो वीडियो होने वाला है इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट, ट्रिक, फैक्ट और इमेजिंग के थ्रू सारी चीज़ें आपको इसी में याद हो जाएगी। अलग से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस एक बार जब वीडियो एंड हो जाए तो उसको दूसरे दिन सुबह या शाम को 2x की स्पीड पे फिर से देख लेना। तो जो कुछ फैक्ट छूटे हैं, आप कैच नहीं कर पाए, तो वो भी कंटिन्यू हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमको पढ़ना क्या है। देखिए, इन्होंने विषय सूची बना के दी है, उसमें सारे विषयों के नाम है कि किन किन विषयों पर कौन कौन से टॉपिक पर ये करंट अफेयर का डिटेल्स दिया है। तो कुल 29 विषय इन्हें दिए हैं अलग अलग बिंदुवार और 106 पेज है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 या 4 घंटे के अंदर ये पूरे 106 पेज हो जाएंगे और बहुत अच्छे से हो गए। पहले मैं पार्ट वाइज लाऊंगी इसको और लास्ट में सब ठीक रहा तो मर्ज करके एक मास्टर वीडियो भी बना दूंगी, तो आप उसको देख लेना और आपको सुविधा हो जाएगी कि इकट्ठा एक ही वीडियो में सारा कंटेंट मिल गया है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है पद्म पुरस्कारों से जो 2024 में अभी दिए हैं। देखिए, जो पद्म पुरस्कार है मैं थोड़ा बता दूं, इनकी जो घोषणा होती है 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर, मतलब 25 जनवरी को इनकी घोषणा हो जाती है। बाकी की जो डिटेल्स है इन्होंने यहाँ डिस्क्राइब करके दिया है, तो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ ट्रिक बनानी याद पाना है, याद भी कराऊंगी। यहाँ पे लिखा है देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक 3 श्रेणियों अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार विभिन्न विषय गतियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक क्षेत्र, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। प्रश्न क्या बनेगा कि जो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ठीक है मैम, याद हो गया ये। इसके बाद आगे प्रश्न ये बनेगा कि किन विषयों में दिए जाते हैं। जैसे सामाजिक कार्य विकल्प में रहेगा, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग विकल्प में रहेगा, चिकित्सा भी है, साहित्य शिक्षा भी है, व्यापार उद्योग भी है, खेल भी है, सिविल सेवा भी है। तो आपको ये याद कर लेना है कि इसमें देखिए कहीं भी आर्थिक क्षेत्र नहीं लिखा है, अर्थशास्त्र हो गया, इस तरह से नहीं लिखा है, क्योंकि साहित्य शिक्षा भी है, विज्ञान इंजीनियरिंग भी है, चिकित्सा भी है, व्यापार और उद्योग भी है, सामाजिक कार्य भी है, सार्वजनिक मामले भी है। कहीं भी धार्मिक मामले, आर्थिक मामले नहीं लिखा है ना। व्यापार उद्योग है वो एक अलग बात है, लेकिन आर्थिक मामले और धार्मिक मामलों में ये पुरस्कार नहीं दिए जाते। अब एक बात समझिए, बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आपको लगेगा धर्म से जुड़े हुए हैं कि ये तो किसी धर्म विशेष के व्यक्ति और इनको पुरस्कार दिया गया, लेकिन वो साहित्य और शिक्षा में मर्ज किया जाता है। उस धर्म विशेष के व्यक्ति ने कोई ऐसा ग्रंथ लिखा हो या साहित्य के क्षेत्र में काम किया हो या शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसको साहित्य शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा जाता है। आगे मध्य प्रदेश में जितने भी शख्सियतों का चयन हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश से 4 शख्सियतों का चयन हुआ है पद्मश्री के लिए। ठीक है, इन चारों को पद्मश्री ही मिला है, ये क्लियर रखना। पहला है कालूराम बामनिया, दूसरा सत्येंद्र सिंह लोहिया, तीसरा भगवती लाल राजपुरोहित और चौथा ओम प्रकाश वर्मा। अब सारे मध्य प्रदेश से है तो ये तो झंझट खत्म की राज्य याद करना है। ठीक है, अगली बात, 2 को कला के लिए मिला है, 1 को खेल के लिए मिला है और 1 को साहित्य और शिक्षा के लिए। मतलब यदि प्रश्न बने कि 2024 में मध्य प्रदेश में निम्न में से किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार नहीं दिया है, ऑप्शन रहेगा कला, दूसरा रहेगा खेल, तीसरा रहेगा साहित्य और शिक्षा, चौथा रहेगा चिकित्सा। तो आपको चिकित्सा के साथ जाना है। आपको ये भी याद रखना है कि कुल कितने मिले, तो कुल 4 मिले। ठीक है मैम, याद हो गया, कुल 4 मिले। 4 में से कितने क्षेत्र के लिए दिए गए, तो 3 क्षेत्र के लिए दिए गए। कथन में पूछ सकते कला में कितने लोगों को दिया, तो 2 को दिया, 1 को साहित्य शिक्षा के लिए दिया और 1 को खेल के लिए दिया। ठीक है मैम, याद हो गया हमको ये सारी चीज़ें। अब देखिए नाम और किस क्षेत्र से संबंधित है। कालूराम बामनिया, यहाँ राम से क्या रिलेट कर रहा है? भगवान। तो भगवान का स्थान कौन है? देव स्थान, देवास। कालूराम बामनिया देवास कला के क्षेत्र से संबंधित है। सत्येंद्र सिंह लोहिया आपको पता है भिंड के तैराक है, ये भिंड। भगवती लाल राजपुरोहित, अच्छा,
भगवान का जो लाल है ना और राजा का पुरोहित, मतलब कोई राजा का पुरोहित था, भगवान की बहुत पूजा करती थी। तो भाई जो राजा का पुरोहित है उसकी धार तो बहुत तेज रहेंगी, बहुत तेज बोलता है, कटु बोलता है, स्पष्ट बोलता है, तो मध्य प्रदेश की धार से। और ये साहित्य शिक्षा क्यों? क्योंकि जो भी साहित्य लिखते हैं कभी कभी आलोचना भी करते, कटु आलोचना करते, बिल्कुल परवाह नहीं करते। तो भगवती लाल राजपुरोहित धार, साहित्य और शिक्षा। ओम प्रकाश शर्मा कला से संबंधित है, मध्य प्रदेश के उज्जैन से। ठीक है, ओम प्रकाश शर्मा जी को कैसे याद रखना, एक बात बताइए, उज्जैन में क्या है? भगवान महाकाल है। भगवान महाकाल ओमकार भी कहते हैं। भगवान महाकाल जब कृपा कर दे तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो ओम प्रकाश शर्मा उज्जैन कला से संबंधित है। और भगवान की भक्ति करना भी एक कला है ना, भगवान की भक्ति करना भी एक कला है, उनकी कृपा होना भी बहुत बड़ी बात है। आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अभी मैंने आपको चारों फैक्ट याद करा दिए बहुत अच्छे से। अब इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। उज्जैन से संबंधित है ओम प्रकाश शर्मा। कितने वर्ष के? 86 वर्ष के। इन्होंने मालवा क्षेत्र के जो 200 साल पुराना पारंपरिक नृत्य है, पारंपरिक नृत्य नाटक मार्च, इसको बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन के 7 दशक समर्पित किए। उन्होंने मंच थिएटर प्रोडक्शन के लिए स्क्रिप्ट लिखी और संस्कृत नाटकों को मंच शैली में रूपांतरित किया। एक शिक्षक के रूप में NSD नई दिल्ली और भोपाल में भारत भवन में छात्रों को प्रशिक्षित किया। और साधारण पृष्ठभूमि से आने के कारण उन्होंने उस्ताद कालूराम मार्च अखाड़े में अपने पिता से मार्च सीखा। देखिए, मैं फिर बताऊँ, मेरा उद्देश्य यहाँ आके केवल उच्चारण करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि प्रश्न कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसमें देखिए, पहला प्रश्न, ओम प्रकाश शर्मा का संबंध उज्जैन जिले से, वेरी गुड। दूसरा, इनकी आयु कितनी है? तो 86 वर्ष, वेरी गुड। तीसरा, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उज्जैन मालवा में आता, हमको पता है। फिर इन्होंने किस कला में काम किया? तो नृत्य नाटक मार्च को बढ़ावा देने के लिए, और ये 200 साल पुराना पारंपरिक नृत्य नाटक है ना। इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, अच्छा, और संस्कृत नाटकों को किस शैली में परिवर्तित किया? तो मार्च शैली में रूपांतरित किया। ये एक शिक्षक थे क्या? तो बिल्कुल थे। इन्होंने कहाँ कहाँ पढ़ाया? तो नई दिल्ली, भोपाल, NSD में, और भोपाल में जो भारत भवन है, छात्रों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने कहाँ से, किस अखाड़े में अपने पिता से मार्च सीखा? तो कालूराम अखाड़ा। अब कालूराम बामनिया से इसको कंफ्यूज मत कर लेना, कालूराम बामनिया जी अलग व्यक्तित्व है, देवास से है, जबकि जो ओम प्रकाश शर्मा जी उज्जैन के, उन्होंने कालूराम मार्च अखाड़े से अपने पिता से मार्च सीखा था। अगला देखिए, अगला है भगवती लाल राजपुरोहित। मैंने बताया था बहुत धार चलती है, तेज धार। अच्छा, धार किस गांव से है? चंदोदिया गांव से। तो कुछ ही ऐसे शिक्षा और साहित्य के लेखक संपादक होते हैं, चंद ही होते हैं, जो तेज धार पूर्वक कटु आलोचना करते। कितनी उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में भी। इन्होंने भगवती लाल राजपुरोहित शोधपूर्ण लेखन के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में उज्जैन में रहते हैं। संस्कृत, हिंदी और मालवी में साहित्य और संस्कृति पर निरंतर लिखते रहते हैं। फिर से क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन किस जिले के है? धार जिले के। धार के कहाँ से? चंदोदिया गांव से। उम्र कितनी है? 80 वर्ष है। क्यों जाने जाते हैं? शोधपूर्ण लेखन के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में कहाँ रहते हैं? उज्जैन। नहीं पूछा जाएगा, लेकिन याद रख लो। अब प्रश्न ये बनेगा कि किस भाषा में साहित्य और संस्कृति पर निरंतर लिखा है? तो संस्कृत में, हिंदी में और मालवी में। उसके बाद अगला प्रश्न, पहला तो विक्रमादित्य शोधपीठ का है, तो बताना है कि उज्जैन में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ के निदेशक रहे कितने साल तक? 10 साल तक रहे। देखो, पीठ में ठ जो है वो 0 बना दो और 1, तो 10 साल। ठीक है मैम, याद हो गया। 10 वर्षों तक विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन के निदेशक रहे हैं, और 38 वर्षों तक उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में हिंदी, संस्कृत और प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर के रूप में काम किया है। ये सांदीपनि आश्रम वही है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, अगला है कि 50 से अधिक नाटक किसने प्रकाशित किए? इन्होंने ही। और पुस्तकें 100 से अधिक। तो 100 से अधिक इनकी पुस्तकें हैं और 50 से अधिक इनके नाटक है। अब अगला प्रश्न बनेगा, समर्थ विक्रमादित्य किसका लिखा हुआ नाटक है? तो हम कालिदास के साथ हमको नहीं जाना, समर्थ विक्रमादित्य इन्हीं का लिखा हुआ नाटक है। अगला है कि उनके नाटक कालिदास चरितम का मंचन संस्कृत, हिंदी और मालवी में किया गया है। संस्कृत में, हिंदी, मालवी में 3 भाषाओं से इनका संबंध है। यदि उर्दू आए तो गलत कर देना है कथन। ठीक है, इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, कालूराम बामनिया जी के बारे में देखते हैं। तो मैंने बताया था, राम भगवान का स्थान का है? देवास से। कितने वर्ष की आयु है? 54 वर्ष की आयु है। देवास के कहाँ के रहने वाले? टोक खुर्द तहसील से रहने वाले हैं, परदेसीपुरा गांव। अच्छा, कोई भगवान राम की भक्ति करता है तो कुछ लोग उसे टोकते हैं कि अरे बड़ा भक्ति में लग गया है तू। तो ठीक है, कालूराम बामनिया 54 साल के हैं, टोक खुर्द तहसील है और परदेसीपुरा गाँव है। कि भैया तू बड़ा भक्ति में लग गया, अब तो परदेसी हो गया है तू, हमसे तो बिल्कुल राम राम श्याम श्याम कर ही नहीं रहा है। इस तरह से आपको याद रखना है, इसको याद हो गया होगा। अगला क्या है, अब भगवान राम की भी भक्ति कर रहा है, देवास स्थान से भी ये व्यक्तित्व संबंधित है। तो इन्होंने मीराबाई और गोरखनाथ के भजनों के साथ कबीर के भजन भी गाए हैं मालवी बोली में। अगला प्रश्न कि इन्होंने किस किस के भजन गाए हैं? मीराबाई के, गोरखनाथ जी के और कबीर जी के। ठीक है, अगला प्रश्न किस बोली में गाए हैं? तो मैम मालवी बोली में। ठीक है, समझ में आ गया। फिर ऐसे व्यक्तित्व का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय दूतावास, काठमांडू और नेपाल द्वारा आयोजित कबीर महोत्सव के संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया था। तो मैम ये कालूराम बामनिया जी है। तो इसमें ये हुआ था कि 2009 में भारतीय दूतावास में, बाकी काठमांडू, नेपाल द्वारा आयोजित कबीर महोत्सव सहित संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया था।
अगला प्रश्न, कालूराम बामनिया जी को किस वर्ष में तुलसी सम्मान और भैराजी सम्मान दिया गया? तो वर्ष 2022। वर्ष 2022 दो है, मतलब 2 सम्मान दिए, एक तो तुलसी सम्मान और एक भैराजी सम्मान, इसीलिए भी ये सुर्खियों में आया है। अगला देखते हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, ये हमारे पैरा तैराक है, मध्य प्रदेश के किस जिले के हैं? भिंड जिले के। गांव कौन सा है? गाता गांव। कितने वर्ष के? 35 वर्ष के। किस चैनल को पार किया? इंग्लिश चैनल को पार किया, और ऐसा करने वाले एशिया के पहले तैराक है। ठीक है। उनकी विकलांगता का प्रतिशत कितना है? 70%, और स्थायी विकलांगता है। तैराकी कब से शुरू की थी? 2007 से शुरू की थी। अच्छा, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे कितने बार चैंपियनशिप में भाग लिया? तो 7 बार, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 3 बार। अब राष्ट्रीय स्तर पर जब 7 बार भाग लिया था तो उसमें से 20 पदक जीते थे, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक शामिल थे। उम्मीद करती हूँ सारे फैक्ट आपको यहीं पर रटा रहे होंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मेरा काम केवल उच्चारण करना नहीं है, आपको भी उच्चारण करते आता है। पीडीएफ आपके पास है, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 दिन से भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 23 जून के लिए बहुत कम समय है। अच्छा पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि पढ़े वाले में से तो प्रश्न गलत ना हो। अगला है मुनीश्चर। अच्छा, ये जो है ना पद्म पुरस्कार 2023 के, 2024 वाले चारों एंड हो गए, तो ये तो आपने पिछले साल भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य आपको बताना। तो मुनीश्वर चंद्र डावर जी, ये ना डावर की दवा नाम से इनका जो इलाज था फेमस है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्म श्री दिया गया था। अब इनकी फीस मात्र 2 रुपये थी। जबलपुर से संबंधित है, चिकित्सा विशेषज्ञ है। 1972 से स्वास्थ्य सेवाएं देना शुरू किया था। और जो अविभाजित पंजाब है, जो अभी पाकिस्तान में आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1946 को। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उसमें 1 वर्ष तक भारतीय सेना में भी इन्होंने सेवा की थी। तो व्यक्तित्व बहुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है ये। अगला है जोधैया बाई। तो बाई से बैगा याद रखना, ठीक है। बाई से बैगा और इया से रिया याद रखना। तो उमरिया में बैगा जनजाति से संबंधित है, और 2023 में पद्मश्री दिया है कला के क्षेत्र में। किन्होंने दिया है? तो हमारी राष्ट्रपति महोदया जी देती है, कला के क्षेत्र में दिया है। 22 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बैगा चित्रकार जोधैया बाई को वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाली जोधैया बाई को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैश्विक स्तर पर आदिवासी बैगा कला को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की जोधैया बाई को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्या लिखा हुआ है यहाँ? आदिवासियों की संस्कृति को कैनवास पे उकेरने वाली जोधैया बैगा की कृति इटली और फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हो चुकी है। इतना सब पढ़ दिया। प्रश्न कहाँ से बनेगा सुनो, बताती हूँ। पहला प्रश्न ये बनेगा, जोधैया बाई किस जिले की है? तो उमरिया की है। दूसरा, किस जनजाति की है? तो बैगा जनजाति की। तीसरा, पद्मश्री कब दिया गया? तो 2023 में। चौथा प्रश्न, नारी शक्ति पुरस्कार कब दिया गया? तो 2022 में। लेकिन इसमें याद क्या रखना है कि नारी शक्ति पुरस्कार के दौरान जो राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद थे, और तीसरे में जो पद्मश्री 2023 में दिया है, इसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। पांचवा है कि किन देशों में इनकी जो कृति उनको प्रदर्शित किया? तो इटली और फ्रांस में किया गया। और छठवां, कैनवास पे किसने उतारा है? तो जोधैया बाई ने ही उतारा है, बैगा जनजाति से संबंधित है। उम्मीद करती हूँ सारे फैक्ट आपके दिमाग पे छप गए होंगे। अगला सुनिए, रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार पद्मश्री 2023 कला, ये पहचान कराने की इतनी आवश्यकता नहीं। देखिए, ये दंपति है ना, और किस जिले से संबंधित है? तो झाबुआ। ये 1993 से यहाँ गुड़िया बना रहे। गुड़िया बनाने के लिए कच्चा माल क्या लगता है? ये प्रश्न में बन सकता है। तो कपड़े लगते हैं, क से कपड़े, क से कपास, फिर उसको जोड़ने के लिए तार लगेगा, धागे भी लगेंगे, और रंग की भी आवश्यकता होगी, बिल्कुल होंगी। झाबुआ के कलाकार हैं रमेश परमार और शांति परमार। इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए संयुक्त रूप से चुना है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आदिवासी गुड़िया कला को देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाले परमार दंपति को पद्मश्री से सम्मानित करने की ठीक है। 2023 के हो गए। 2022 में कितने लोगों को मिला था? 5 लोगों को मिला था। कौन कौन थे? देखिए, आज चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। किनको? श्री नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को। इनको इंसाइक्लोपीडिया या पितामह के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? भोपाल में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उस समय इन्होंने उत्कृष्ट काम किया था। चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। राम साहेब पांडे जी कला क्षेत्र से संबंधित है, सागर जिले के हैं, और 2015 में तुलसी सम्मान, ये पूछा जा सकता है 2015 में तुलसी सम्मान किसको दिया गया? तो राम साहेब पांडे। ये मैं इसीलिए फास्ट बता रही हूँ क्योंकि ये सारा पढ़ रखा है आपने, 2 साल पुराना करंट अफेयर है ये। दुर्गाबाई व्याम मंडला से है ना, रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार 2009 में। कैसे याद रखोगे? दुर्गाबाई को माँ दुर्गा से रिलेट कर दो। माँ दुर्गा के कितने हाथ है? 9 हाथ है। तो दुर्गाबाई व्याम को रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाएगा? 2009 में दिया जाएगा। फिर बिरला अलंकरण पुरस्कार है ना,
तेरे जैसे लोग बहुत बिरले होते हैं भैया, तेरे जैसे लोग बहुत बिरले होते हैं कि जिनको रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 2009 में और बिरला पुरस्कार 2013 में। किस जिले से संबंधित है? मंडला से। जब कभी आपका मन डोलता है ना, मन डोला है ना, मन डोलता है तो आप माँ दुर्गा की आराधना करते हो, तो दुर्गाबाई व्यायाम कहाँ से है? मंडला से संबंधित है। ठीक है मैम, याद हो गया। अगला अर्जुन सिंह धुर्वे। अब धुर्वे से गोड़ मत जाना, ये बैगा जनजाति से संबंधित है और वहाँ के नर्तक है। जो परधोनी नृत्य होता है ना, बारात के आगमन पर किया जाता है, तो वो उस नृत्य के कलाकार है। तो बैगा जनजाति, परधोनी नृत्य, इनका संबंध डिंडोरी से है और 1993-4 में तुलसी सम्मान दिया गया था। फिर से सुनिए, अर्जुन सिंह धुर्वे, पहला बैगा जनजाति, दूसरा किस जिले से संबंधित है? तो दूसरा ये है डिंडोरी जिले से संबंधित, तीसरा परधोनी नृत्य के कलाकार है, बारात के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। अगला अवध किशोर जड़िया। अवध किशोर जड़िया को साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। ये कहा गया छतरपुर में। कैसे याद रखोगे? जाड़े के मौसम में आप कहाँ खड़े रहते हो? छत पर रहते हो, ताकि ठंड ना लगे, आपको सूर्य का प्रकाश मिल जाए और गर्माहट महसूस हो। तो किशोर जड़िया, जड़िया से छतरपुर, छत पे खड़े रहना। तो अवध किशोर जड़िया साहित्य के क्षेत्र में छतरपुर। इनकी रचना है वंदनीय बुंदेलखंड, क्योंकि छतरपुर जो है बुंदेलखंड में आता है। उद्धव शतक, कारे तन्हाई के, ठीक है। और क्या है? विराग, विराग इनकी प्रमुख रचना है। अगला बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों की। इसमें है अजय मानिकराव खानविलकर। प्रश्न ये आएगा कि भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय मानिकराव खानविलकर, ठीक है। और कब किया गया इनको? 10 मार्च 2024 को। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष अजय मानिकराव खानविलकर, पहला प्रश्न। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कभी नियुक्त हुए थे? बिल्कुल हुए थे। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे? बिल्कुल हुए थे। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 13 मई 2016 को कार्यभार ग्रहण किया और 29 जुलाई 2022 तक पद पे रहे। बिल्कुल सही है। ये एडिशनल फैक्ट क्यों दिए गए? कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो, बाकी तो सीधा सीधा याद रखिए कि भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में श्री न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर साहब को नियुक्त किया गया है। अगला, महामहिम राज्यपाल जी। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो श्री बंगूभाई छगन पटेल। इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया? तो 8 जुलाई 2021 को। अब ये पूछ सकते हैं कि गुजरात विधानसभा में कितने बार विधायक रहे? तो 5 बार। और मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न बनेगा तो राज्यपाल के रूप में शपथ लेने वाले 30वें राज्यपाल और व्यक्ति के आधार पर 23वें राज्यपाल और कार्यवाहक और अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल की गणना करने पर 19वें राज्यपाल, ठीक है। प्रश्न सीधे सीधे यही बनेगा कि राज्यपाल कौन है? तो ये अमुक व्यक्ति और पदभार कब संभाला? तो 8 जुलाई 2021। इससे ज़्यादा सिर पर डंडा मारने की जरूरत नहीं है। अगला है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, तो श्री रवि विजय कुमार मलिमत है। ये 17 सितंबर 2021 को नियुक्त हुए थे। भैया हमारे जो राज्यपाल साहब है और हमारे न्यायाधीश साहब है, दोनों साठगांठ करके ही आए थे समझो। 8 जुलाई को इनने शपथ ली, अगस्त और सितंबर, 17 सितंबर को बोले चलो आ जाओ, अब आप भी आ जाओ। मैंने तो इधर सेट हो गया हूँ मध्य प्रदेश में, कार्यभार संभाल के अपना दायित्व निभा रहा हूँ अच्छे से। तो ये केवल आपको याद रखने के लिए, इसको आप दिमाग पे नहीं लेना कि आपकी भावनाएं आघात हो गई, और ऐसा कुछ बोला भी नहीं जाता है। बस थोड़ा रिलेट करके ट्रिक बनाई जाती है कि मज़ेदार तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाए। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश श्री रवि विजय कुमार मलिमत और 17 सितंबर 2021 को इनकी नियुक्ति हुई थी। और कौन से क्रम के? तो 27। यहाँ 17 सितंबर है और यहाँ 27 है, इस तरह से याद रखना। अब ये उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे और हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी थे। संविधान विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। प्रश्न ये बनेगा, श्री रवि विजय कुमार मलिमत साहब है, किस किस राज्य के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे? तो उत्तराखंड के थे, हिमाचल प्रदेश के थे। संविधान विशेषज्ञ किसे कहा जाता है? तो इन्हें ही कहा जाता है। इन्होंने मध्य प्रदेश में जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, किस क्रम के है? 27 क्रम के। कब लिया? तो 17 सितंबर 2021 को इन्होंने शपथ ली है। अगला देखिए, ये PDF भैया काहे परेशान करती है, हर दिन कुछ न कुछ इसके नाटक, इसके नखरे अलग झेलो। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे है, इनका चेहरा दिख जाए तो आपको थोड़ा सही तरीके से याद हो जाए। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता साहब है। अभी कौन है? प्रशांत सिंह सर थे और पहले कौन थे? M अधिकारी, ठीक है। पहले अधिवक्ता बोले मैं अधिकारी हूँ और अभी बोले प्रशांत सिंह सर मैं हूँ। मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पहले PV दीक्षित और अभी सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह लोहिया मत लगा देना। सत्येंद्र सिंह लोहिया तो पैरा तैराक है जो भिंड जिले के है ना। पहले तैराक थे जिन्होंने एशिया चैनल को क्रॉस किया था। उसके बाद में महालेखाकार, इनका जो मुख्यालय कार्यालय ग्वालियर में है। और श्री रविंद्र पत्तार जी, कैसे याद रखना है भाई? आपको लंबा चौड़ा लेख का ही लिखना है, तो आप कोई भी पत्ता भी यदि मिल जाए ना तो उस पर भी लेख लिख दोगे। ग्वाल बाल क्या करते हैं? आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो उसको कोई लेख लिखना है, मतलब ड्राइंग बनानी है। ग्वाल मतलब छोटा बच्चा, पत्तार मतलब पत्ता। यदि उसको पत्ता भी ला के दे दिया ना तो क्या करेगा? उसी पत्ते पे ड्राइंग करना शुरू कर देगा। तो ग्वालियर महालेखाकार रविंद्र पत्तार, ठीक है मैम, याद हो गया। आप तो धांसू ट्रिक बता रहे हो, एकदम टेंशन ही गायब हो गया हमारे सिर से। तो अब
चलिए, पुलिस महानिदेशक पहले कौन थे? बीपी दुबे और अभी कौन है? सुधीर सक्सेना। एक बात बताओ, पुलिस को देख के बीपी बढ़ता है नहीं बढ़ता है? बढ़ता है जब आपने कोई आपराधिक गतिविधि की हो या फिर आपने कोई चोरी डकैती की हो, वो छुपी हो, तो आप पुलिस को देखेंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा और फिर तभी तो सक्सेस मिलेगी ना भई। जब आप चोर अपराधी आपसे डरने लगेंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी, अपराध फिर कम करेंगे वो। तो बीपी दुबे साहब पहले पुलिस महानिदेशक थे, अभी सुधीर सक्सेना साहब हैं। अगले व्यक्तित्व की ओर चलिए, मुख्य सूचना आयुक्त ए.के. शुक्ला, है ना? ए.के. शुक्ला। और भारत के कौन थे? हीरा लाल सामरिया। मैंने बताया था कि रिया को सब पता है कि हीरा कहाँ है और लाल कहाँ है। हीरा लाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त भारत के, जबकि मध्य प्रदेश के ए.के. शुक्ला। ए.के. शुक्ला साहब मध्य प्रदेश के हैं। उसके बाद में प्रमुख विधानसभा सचिवालय, मुख्य सचिव विधानसभा सचिवालय के अवधेश प्रताप सिंह। एपीसी, एपीसी सर है ना, आप सर, आप क्या हो? हमारे मुख्य सचिव हो विधानसभा सचिवालय के, तो अवधेश प्रताप सिंह। अगला है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी के पहले, अरे ये तो रॉन्ग नंबर लगे हैं, तो अपने मेहरा साहब है। एमपीपीएससी के अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा साहब है और पहले कौन थे? डीबी रेगे। विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर सर है और पहले कौन थे? कुंजीलाल दुबे। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, अभी पहले विश्वनाथ यादवराव तामस्कर थे और अभी उमंग सिंगार सर है। फिर यहाँ पे हमारी मैडम मुख्य सचिव पहले थे एच.एस. कामत साहब और अभी जो है श्रीमती वीरा राणा जी है हमारी मुख्य सचिव। अब एमपीपीएससी आयोग के अध्यक्ष के बारे में, सर के बारे में ट्रिक बनाना तो थोड़ा सही नहीं है, मुझे भी पेपर देना है, सिलेक्शन लेना है, आपको क्या है? चलो आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का चुनाव, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023। चुनाव की तिथि भैया उच्चारण करके रट लेना, 17 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023। चुनाव प्रतिशत 77.15, 77.15 चुनाव प्रतिशत 2023 का। अब पुरुष और महिला का, तो महिलाओं का 76 और पुरुष का 78, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है और औसत निकालेंगे तो 77 आया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सर थे। ये प्रश्न पूछ सकते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो अनुपम राजन सर थे। अगला प्रश्न बिल्कुल बन सकता है कि सबसे कम मतदान किस जिले में हुआ है? तो अलीराजपुर में। साक्षरता में भी पीछे है, इसीलिए मतदान भी कम हुआ है ना। औसत मतदान 77% हुआ है। महिलाओं की बात करें तो 76%, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो 76 और पुरुषों की बात करें तो 78% हुआ है और औसत 77, इस तरह आपको याद रखना है। अलीराजपुर में सबसे कम मतदान हुआ है 61। मतदाता हेल्पलाइन ऐप चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए जारी की गई है। प्रश्न बनेगा सक्षम ऐप किससे संबंधित है? तो सक्षम ऐप पंजीकरण से, मतदाता सूची में नाम जानने से और शिकायत दर्ज कराने से। मतदाता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1950। मतदाता जागरूकता के लिए क्या स्वीप कार्यक्रम चलाया था? स्वीप, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। 21 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि इन्होंने क्या किया था? भारत निर्वाचन आयोग की सामाजिक कार्यकर्ता तृतीय लिंग संजना सिंह, अरे भैया काहे परेशान कर रहे तुम, हाँ, तृतीय लिंग संजना सिंह को मध्य प्रदेश चुनाव का राज्य स्तरीय आइकॉन नियुक्त किया। राज्य निर्वाचन आयोग ने के वर्तमान अध्यक्ष बीपी सिंह। प्रश्न बनेगा मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? अनुपम राजन साहब। इन्होंने क्या कहा वो मतलब नहीं, किया क्या वो देखो। तो तृतीय लिंग जो संजना सिंह है, इनको मध्य प्रदेश के जो राज्य स्तरीय चुनाव था उनका आइकॉन नियुक्त किया। और राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह। 4 प्रश्न तो यही से बन गए मैम, इसलिए बोलती हूँ सुना करो ध्यान लगा के। 9 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई और आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। कब? 9 अक्टूबर 23 को। चुनाव अधिसूचना 21 अक्टूबर 2023 को, ठीक है भैया, ज़्यादा दिमाग पे डंडा नहीं मारना है। मतदान केंद्र 64,000, शहरी में 16,000, ग्रामीण में 47, मतलब ये याद रखना ग्रामीण मतदान केंद्रों की संख्या अधिक थी। अब पुरुष मतदाता महिला मतदाता अब यही करते रहे क्या? अब इसका उच्चारण करके रट सको तो रट लेना। मध्य प्रदेश में नवाचार विधानसभा चुनाव 2023 क्या हुआ भैया? 80 वर्ष से जो अधिक उम्र के मतदाता थे और जो दिव्यांग मतदाता थे, उनको बोला आप कहीं मत जाओ, आप घर पे रहो, हम घर तक आ रहे हैं, आप घर पे ही वोट डाल देना, आपको कोई आवश्यकता नहीं है परेशान होने की। फिर मतदान प्रतिशत बढ़ाने वाले जो उत्कृष्ट काम किया है, ऐसे जो बूथ लेवल के अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी है, बोला भैया आपको शाबाशी के स्वरूप पुरस्कृत करेंगे। उसके बाद एक ऐप है सी विजिल ऐप, उसके जरिए आचार संहिता का यदि आपने उल्लंघन किया है तो भाई साहब बहुत जल्दी 5 मिनट में जवाब देंगे और 100 मिनट में तत्काल कार्रवाई करेंगे। CEO MP के माध्यम से मतदाता चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। व्हाट्सएप चैटबॉट है एक तरह से। लोकतंत्र की दौड़ कार्यक्रम सिंगरौली। अच्छा, जब आप दौड़ते हो ना तो एक दूसरे को धक्का देते हो, ऐसे धक्का देते हो, ऐसे सींग मार रहे हो, है ना, सिर से ऐसे धक्का देके कि चल भैया मुझे आगे निकलना है, आगे निकलने दे। तो सिंगरौली में दौड़ और रन फॉर वोट मैराथन कटनी, ठीक है। वोट है ट में ट आ रहा है और कटनी में भी ट आता है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। इसके अलावा और कोई तिकड़म नहीं है भाई।
सक्षम ऐप दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए उपयोगी है। इसके साथ ही जबलपुर और बालाघाट जिलों में हरित मतदान केंद्र स्थापित किए गए। इसकी खासियत है कि मतदान केंद्रों पर प्लास्टिक या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया। कहाँ पे? जबलपुर, बालाघाट। जब बाला है ना, बाला नाम की लड़की जब घाट पे गई तो उसको सारा पानी हरा-हरा दिखा। घाट मतलब वही नदियों के किनारे का क्षेत्र। तो बाला नाम की लड़की जब घाट पर गई, है ना, बाला नाम की लड़की जब मतलब जबलपुर घाट पे गई तो सारा पानी हरा दिखा दिया, काई जम गई थी। तो इस तरह से इसको याद करना है। बाकी का अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होगा।